स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको एस्टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी के लिए जो टॉपिक है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी का आपको सिलेबस डिफाइन करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से टॉपिक जो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से आएंगे। यानी एस्टेट में पीआरटी हो गया या आपका टीजीटी हो गया या पीजीटी, 3 लेवल का एग्जाम आएगा। उसमें मोटे मोटे टॉपिक आपको बताए जाएंगे जो टॉपिक तीनों लेवल के लिए अप्लाई होंगे। यानी कुछ फर्क हो सकता है, पीजीटी लेवल में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, पर टॉपिक जो है जनरल टॉपिक जो हैं जो तीनों लेवल के लिए यूज होंगे वो टॉपिक आपको इस क्लास में डिफाइन करूंगा। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एस्टेट पेपर 2 लिखा है, पर ये जो है तीनों लेवल के लिए यानी प्री पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये डिटेल्ड सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी के लिए। तो रेलेवेंट जो एज है यानी 6 to 18, 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो जनरल टॉपिक रहते हैं, और 30 क्वेश्चन यानी हमारे लिए जो एस्टेट में 30 क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन जो हैं इन्हीं टॉपिक के आसपास से आएंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 में देख लेते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यानी सबसे पहले हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर नेचर यानी उसकी प्रकृति कैसी है, मनोविज्ञान क्यों जरूरी है और किस कारण से मनोविज्ञान जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ जुड़ता है। तो मनोविज्ञान का यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जो है इसका क्या अर्थ बनता है बच्चों की शिक्षा से संबंधित या चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित, और साइकोलॉजी ने किस प्रकार से चाइल्ड एजुकेशन को किस तरीके से इंप्रूव किया है, किस तरीके से उसके ऊपर प्रभाव डाले हैं। मेथड ऑफ साइकोलॉजी यानी चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं साइकोलॉजी के, वो मेथड या टीचिंग में लगा लो या लर्निंग में लगा लो, वो सारे मेथड इसमें यूज होंगे। फिर आता है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की कितनी ब्रांचेस हैं, कौन कौन से पार्ट में ये काम करती है। चाइल्ड मेनली हमारा फोकस जो है चाइल्ड साइकोलॉजी पे रहता है, तो फिर भी इसकी मोटे तौर पे ब्रांचेस का टॉपिक है। फिर आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी जो मुख्य रूप से एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान जिसकी काफ़ी सारी आगे ब्रांचेस बन जाती हैं जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ती है, वो टॉपिक इसका पार्ट बनता है। डेफिनेशन यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या अर्थ बनता है, डेफिनेशन क्या बनती है। नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी इसकी प्रकृति कैसी है, बच्चों की शिक्षा से, बच्चों की लर्निंग से ये किस प्रकार से जुड़ती है, उसकी क्या प्रकृति रहती है, नेचर रहती है। और स्कोप यानी बच्चों की शिक्षा में इसका क्या अर्थ है और क्या इसका एरिया बनता है, स्कोप कितना है, कितना जरूरी है, ये वो देखना होगा। नेक्स्ट आता है द लर्नर लर्निंग प्रोसेस यानी विद्यार्थी स्टूडेंट की बात है, लर्नर की बात है, और लर्निंग प्रोसेस किस प्रोसेस के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जो आइडियल है, आदर्श, वो भी देखना है, और जो भारत के एजुकेशनल सिस्टम के पर्सपेक्टिव में जरूरी है वो भी देखना है। तो लर्नर लर्निंग प्रोसेस ये दोनों आएंगे। लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चा जब सीखता है तो वो किस प्रकार से एक्सपीरियंस करता है, कैसे उसके जैसे कहते हैं अधिगम अनुभव कैसे एक्सपीरियंस करता है। लर्निंग इन्वायरमेंट यानी किस इन्वायरमेंट में, क्लास का इन्वायरमेंट है, स्कूल का इन्वायरमेंट है या हमारी सोसाइटी का इन्वायरमेंट है, वो लर्निंग इन्वायरमेंट की बात है कि किस प्रकार से हम इन्वायरमेंट को बेटर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ बच्चों को सीखने में दिक्कत आती है, तो वो आएगा लर्नर इन्वायरमेंट। टीचर एंड टीचिंग, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है हमारी टीचिंग के लिए कि टीचर यानी शिक्षक जो है और उसकी शिक्षण, शिक्षक और शिक्षण दोनों टॉपिक बनते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू द टीचर यानी शिक्षक और शिक्षण का सिग्निफिकेंस क्या बनता है शिक्षा मनोविज्ञान में टू द टीचर यानी शिक्षक के उद्देश्य से देखें तो बहुत ही बेटर क्षेत्र है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी ने टीचर के लिए काफ़ी ब्रॉड एरिया डेवलप किया है, और इसमें टीचिंग जो मेथड हैं, हमारी जो शिक्षण की विधियां हैं, वो जितनी अच्छी होंगी उतनी ही टीचिंग बेटर होती है। तो इन चीज़ों को टीचर टीचिंग दोनों को देखना होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में। फिर आता है यूनिट 2। तो ये यूनिट 2 नॉर्मली बुक्स में हमारी फर्स्ट यूनिट होती है, यहाँ पर यूनिट 2 दे रखी है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी मानव वृद्धि और उसका विकास। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है कि बच्चे किस प्रकार से बड़े होते हैं जब वो प्री नटाल एज में होते हैं, फिर बर्थ के बाद
और उसके बाद जो है प्री स्कूल एज, स्कूल एज और फिर वो एडोलसेंस आदि तक जाते हैं, तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पार्ट बनता है वो इसी टॉपिक से जुड़ता है। इंट्रैक्शन ऑफ नर्चर एंड नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा इसी 3-4 लाइनों से आ जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर और नर्चर में क्या डिफरेंस है। तो नर्चर और नेचर जो है, नेचर होती है इनबॉर्न हेरिडेटरी, और नर्चर होती है जो हम समाज में बच्चा जन्म लेता है सोसाइटी में, उसके बाद जो हम उसको न्यूट्रिशन देते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं, नर्चर करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, वो नर्चर है। तो इंट्रैक्शन, एक सीधा क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, इंट्रैक्शन ऑफ नर्चर एंड नेचर। कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्शन अमंग ग्रोथ, यानी इसके ग्रोथ के और डेवलपमेंट के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और क्या क्या डिफरेंस आता है। डिस्टिंक्शन अमंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट से कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस आते हैं, क्या क्या अंतर आते हैं। फिर तीसरी चीज जुड़ती है ग्रोथ डेवलपमेंट के बाद मैच्योरेशन, यानी मैच्योरेशन जो है परिपक्वता, मैच्योरिटी से जुड़ता है ये। तो बच्चों में बहुत ही जरूर होता है मैच्योरेशन का पार्ट, ये भी एक टॉपिक इंक्लूड होता है डेवलपमेंट के साथ ही। फिर आता है जर्नल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जर्नल थ्योरीज, सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं वो जर्नल थ्योरीज में आएगा, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, ये डेवलपमेंट के पार्ट है। करेक्टरिस्टिक देते हैं डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल शारीरिक हो गया, कॉग्निटिव हो गया मनोवैज्ञानिक रूप से, इमोशनल भावात्मक हो गया, सोशल एंड मॉरल यानी सामाजिक और नैतिक जो डेवलपमेंट के पार्ट है, यानी डेवलपमेंट के काफी डायमेंशन बनते हैं, ये दे रखे हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और मॉरल, ये इसी का पार्ट बनते हैं, डेवलपमेंट का ही पार्ट में आएंगे। फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी वृद्धि के क्या क्या चरण हैं। जो ग्रोथ होती है, बच्चा बर्थ से लेकर या प्री बर्थ से लेकर उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है और वो स्कूल एज तक पहुंचता है, स्कूल के बाद वो फर्दर डेवलपमेंट करता है, वो सारे इसके फेज आएंगे टास्क में। इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, ये 3 है। इन्फेंट एज जो हमारी छोटी उम्र होती है बच्चों की, चाइल्डहुड बाल्यावस्था और किशोरावस्था एडोलसेंस, ये तीनों पार्ट्स। इनमें जो पीआरटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जरूरी है, और जो हमारे टीजीटी के हैं उनके लिए चाइल्डहुड आ जाती है, मेनली यहां से क्वेश्चन आते हैं। एडोलसेंस में जो हमारे पीजीटी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तीनों पार्ट अलग अलग से डिफाइन हो जाते हैं। यूनिट 3 में हम देख लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट आता है। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होती है, दिमाग में मानसिक रूप से कैसे कैसे प्रोसेस में बच्चे एजुकेशन लर्निंग करते हैं। अटेंशन, उनकी तत्परता, अटेंशन पार्ट आता है, सीखने में बहुत जरूरी होता है। फैक्टर रिलेटिंग टू अटेंशन, यानी तत्परता, तो ऐसे कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो रिलेट करते हैं अटेंशन के साथ, बच्चों की अटेंशन तत्परता से जुड़ते हैं। अटेंशन, काइंड ऑफ अटेंशन, कितने प्रकार की अटेंशन होती है, ये भी चीज आ जाती है। इन अटेंशन यानी अतत्परता, जो तत्पर नहीं है, अटेंशन में नहीं है बच्चे, इन अटेंशन, वो भी इसका अपोजिट पार्ट आ जाता है। डिस्ट्रैक्शन, एक ध्यान भटक जाता है, वो पार्ट आ गया। एंड डिवीजन ऑफ अटेंशन, डिवीजन यानी अटेंशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये भी इसी से जुड़ता है। स्पैन ऑफ अटेंशन, कैसे ये बच्चों की सीखने में कितना ये हेल्प करता है। स्पैन, सेंसेशन, कितनी उनकी अभिरुचि होती है, कितनी उनकी सेंसिटिविटी होती है वो। परसेप्शन, वो किस प्रकार से परसीव करते हैं चीजों को, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं वो। फैक्टर रिलेटिंग टू परसेप्शन, यानी कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से कारक परसेप्शन से जुड़ते हैं। फिर इसमें परसेप्चुअल एरर जो इसका पार्ट बनता है, सीखने के दौरान जो बच्चे कितना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, जो संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट होते हैं जब बच्चे कॉन्सेप्ट बनाते हैं या हम उसे संप्रत्यय कह देते हैं, वो कैसे बच्चे सीखने के दौरान बनाते हैं वो आ गया। नेचर एंड टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जो है कितने प्रकार के होते हैं, संप्रत्यय निर्माण बच्चों में किस प्रकार से होता है। पीजेट, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पीजेट का जो सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे का सिद्धांत, जिसे हम नॉर्मल कह देते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। ये इसमें 4 स्टेजेस हैं सर, एक क्वेश्चन जो है नॉर्मली इस स्टेज से आता ही आता है, तो इसको बहुत जरूरी पढ़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। फिर नेक्स्ट में आता है ब्रूनर की थ्योरी, ये भी एक पार्ट बनता है ब्रूनर की, ये थ्योरिस्ट हैं जिनकी थ्योरी है ब्रूनर, कॉन्सेप्ट ऑफ या कॉन्सेप्ट मैप। तो ब्रूनर थ्योरी दी थी कॉन्सेप्ट मैप की, वो क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है। इमेजरी, लैंग्वेज से जुड़े हुए और थिंकिंग से जुड़े हुए, तो ये भी थ्योरिस्ट के कॉन्सेप्ट हैं, लैंग्वेज के, थिंकिंग के, सोचने के, बच्चे के सोचने के आधार पर।
रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो बच्चों में उनकी तार्किक क्षमता होती है, रीजनिंग होती है और समस्या को समाधान, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो मेथड होते हैं, जो उनका डायमेंशन होती है, वो चीज़ उससे भी जुड़ते हैं। इम्प्लीकेशन टू द टीचर, यानी शिक्षक के लिए ये सारे सिद्धांत, सारी चीज़ें क्यों जरूरी हैं, क्या इनके लिए, टीचर के लिए जरूरी है, वो चीज़ें आ गई। नेक्स्ट में आ जाता है हमारा यूनिट 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए, सोशल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सोशल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट के सिद्धांत आ जाते हैं। सोशल डेवलपमेंट में क्या है, सोशल डेवलपमेंट के फैक्टर कौन कौन से हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए सोशल मैच्योरिटी क्या जरूरी होती है, समाज में हम जब रहते हैं हमें किस प्रकार से सामाजिक परिपक्वता, मैच्योरिटी कैसे आती है। एरिक्सन का सिद्धांत जुड़ता है यहाँ पर, एरिक्सन का, एरिक्सन स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो एरिक्सन ने 8 स्टेज दी हैं डेवलपमेंट की, और वो भी सोशल डेवलपमेंट की, तो वो सिद्धांत इससे जुड़ेगा। फिर सोशल डेवलपमेंट में हमारी सोशलाइजेशन आ जाता है, सोशल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन का पार्ट इसी से जुड़ जाता है, वो इसी टॉपिक के इंक्लूड में है। इमोशनल डेवलपमेंट, जो भावात्मक विकास होता है बच्चों का, वो भी सोशल के आसपास ही है, उसके साथ जुड़ता है ये। मीनिंग, इसका क्या डिफरेंस रहेगा, क्या इसका वो रहेगा, अर्थ रहेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन, बच्चों के अंदर जो सकारात्मक भाव होते हैं और नकारात्मक भाव होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, क्या उनके फायदे नुकसान होते हैं, वो आ जाएगा। इमोशनल कंट्रोल, बच्चों का भावात्मक जो नियंत्रण होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं, इमोशनल कंट्रोल का पॉइंट जुड़ता है इसमें। मैच्योरिटी, प्लेस ऑफ इमोशन, यानी बच्चे जो जितना भी परिपक्व होते हैं उनमें उसका इमोशन का क्या योगदान है, कैसे वो मैच्योरिटी में अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखते हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी। लाइफ सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जीवन में जो बच्चों के जीवन में सिग्निफिकेंस होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, हमारे इंटेलिजेंस में जो भावात्मक हमारा इंटेलिजेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों की लाइफ में कैसे वो डिपेंड करता है, कैसे बच्चे उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत से जुड़ता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत, तो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था, ये भी कोहलबर्ग की थ्योरी से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर थ्योरिस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थ्योरी के साथ ही, तो ये भी इसी से जुड़ेगा। फिर आ जाता है उसकी कितनी स्टेज है, स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, उसने 3 स्टेज बताई थी कि कैसे कैसे बच्चों का नैतिक विकास होता है, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या प्री कन्वेंशनल, वो इसमें आ जाएगा। फिर देख लेते हैं यूनिट 5 में, यानी अधिगम, लर्निंग का एक ब्रॉड एरिया है। नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, बच्चों के जीवन में लर्निंग की क्या नेचर है, इसके पॉइंट आ जाते हैं लर्निंग के कि कैसे इसकी प्रकृति है, बच्चों के लिए किस प्रकार से ये जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चों के लिए कितना जरूरी है अधिगम, अच्छा अधिगम, गुड लर्निंग बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, ये चीजें। इंडिविजुअल डिफरेंस, बच्चों में आमतौर पे हमारे बच्चे अलग अलग प्रकार से होते हैं, हर एक बच्चा डिफरेंस में होता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस का एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, यानी बच्चों में विविधता है तो टीचिंग में भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना चाहिए। लर्निंग कर्व, अब आ जाता है अधिगम पठार, जो कर्व होते हैं या प्लेटू हो जाता है लर्निंग, उसका कर्व, उसका अर्थ प्लेटू का, लर्निंग कर्व आएगा। अधिगम का जो एक स्टाइल बनता है जिसमें बच्चे जो हैं सीखते हैं, ऐसे प्रकार से कर्व होता है, तो शुरू में वृद्धि होती है, फिर एक समय जाकर बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। तो कर्व कैसे बनता है बच्चों की लर्निंग में, वो चीज इसमें जुड़ेगी, लर्निंग कर्व। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ऐसे कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं बच्चों की लर्निंग को। और फिर इससे जुड़ता है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के कौन कौन से सबसे जरूरी यहां से हैं, यहां से आपको 3 या 4 क्वेश्चन या 5 भी मिल सकते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग के क्वेश्चन, कि कौन कौन से सिद्धांत हैं और किस किस थिंकर ने, किस किस थ्योरिस्ट ने थ्योरीज दी हैं। तो अधिगम के सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे थॉर्नडाइक का है, पियाजे का, सभी के थ्योरीज के यहाँ से लर्निंग के थ्योरीज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कई बार स्टेटमेंट आ जाता है, बुक का नाम आ जाता है, या उसके सिद्धांत का या थ्योरी का नाम आ जाता है। कंडीशनिंग, अब सिद्धांतों में कंडीशनिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। क्लासिकल और ऑपरेंट, ये पावलव ने दिया था, तो पावलव का सिद्धांत भी कई बार एक क्वेश्चन यहाँ से भी सीधा पूछ लिया जाता है कि कंडीशनिंग क्या है, क्लासिकल और ऑपरेंट में क्या डिफरेंस आता है। स्किनर का सिद्धांत, पावलव के साथ ही स्किनर ने योगदान दिया।
थॉर्नडाइक में आएगा ट्रायल एरर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, एक क्वेश्चन आपको थॉर्नडाइक से मिलेगा, क्योंकि लर्निंग में फादर ऑफ लर्निंग कई बार कह देते हैं थॉर्नडाइक को, तो ट्रायल एरर में थॉर्नडाइक का नाम आ जाता है। इसका सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग बाय इंसाइट, तो इंसाइट लर्निंग इंसाइट थिंकिंग में आ जाता है। कोहलर का सिद्धांत है इंसाइट लर्निंग, तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक इससे जुड़ता है, उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का हस्तांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जब लर्निंग ट्रांसफर होती है तो एक सिद्धांत है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लर्निंग बाय इमिटेशन, नकल करके सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं, तो ये भी बच्चों से जुड़ता है, इमिटेशन लर्निंग या इमिटेटेड। तो लर्निंग का एक पॉइंट है लर्निंग बाय इमिटेशन। लेवल ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कितने चरण बनते हैं, कैसे बच्चा सीखता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक लगातार लर्निंग बच्चा सीखता रहता है, वो आ गया। गैने का सिद्धांत है, गैने का सिद्धांत कई बार आ जाता है, हायरार्की में आ जाता है। रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग, कई बार पूछ लिया जाता है कि याद करना और भूल जाना, इससे जुड़ा हुआ पॉइंट जुड़ जाता है रिमेंबरिंग फॉरगेटिंग। कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने का एक कर्व होता है, वो भी कई बार आ जाता है। फिर आ जाता है यूनिट 6, तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। अब इंटेलिजेंस में काफी इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, रचनाशीलता और हमारी जो बुद्धि क्षमता है इंटेलिजेंस, उससे जुड़ता है टॉपिक। तो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि क्षमता की क्या प्रकृति है, बुद्धि क्षमता कितने प्रकार की होती है, क्या क्या मीनिंग बनता है इसका, वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को हम कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। मेन आएगा इसमें थ्योरीज, जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, यानी कितने सिद्धांत हैं, लगभग 8-10 सिद्धांत आएंगे आपको जो इंटेलिजेंस से जुड़ते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिंगल फैक्टर जो थ्योरी है, वो सिंगल फैक्टर में ये आ गया। टू फैक्टर एंड मल्टी फैक्टर, यहां से स्टार्ट होते हैं। टू फैक्टर हो गया, द्विकारक, त्रिकारक और मल्टी फैक्टर, बहुकारक सिद्धांत जो है वो भी जुड़ते हैं। फिर आ जाता है गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस, गिलफोर्ड ने सिद्धांत दिया है, वो आ जाएगा। गार्डनर की थ्योरी है, गार्डनर की थ्योरी में आएगा आपको गार्डनर्स मल्टी इंटेलिजेंस, गार्डनर ने भी सिद्धांत दिया है कि मल्टी इंटेलिजेंस क्या है, वो भी एक पॉइंट जुड़ता है। थ्योरीज कॉन्स्टेंटली ऑफ आईक्यू, ये बड़ा जरूरी है, आईक्यू से क्वेश्चन कई बार सीधा पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या है, आईक्यू क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके मेन थिंकर जो हैं कैसे कैसे ये आईक्यू डेवलप हुआ है, वो चीज पूछ लेते हैं। फिर आ जाता है असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, हम इंटेलिजेंस को, आईक्यू को कैसे मेजर करते हैं, कैसे ये मापा जाता है। यूजर ऑफ इंटेलिजेंस, कैसे कैसे इसको, इस थ्योरी को यूज किया गया है और टेस्ट का कहाँ कहाँ यूज होता है बच्चों के हिसाब से। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, अब ये एक टॉपिक जुड़ता है नए में, जो क्रिएटिविटी क्या है, रचनाशीलता क्या है। तो रचनात्मकता, रचनाशीलता, क्रिएटिविटी का सिद्धांत आ जाता है कि बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, क्या इसका मीनिंग बनता है, और बच्चों की एजुकेशन में हम क्रिएटिविटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एक डिफरेंस आ जाता है, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस आता है, क्रिएटिविटी कहाँ बेटर होती है, इंटेलिजेंस कहाँ बेटर होता है, ये चीजें। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी, यानी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्रिएटिविटी को या क्रिएटिव चाइल्ड को, कैसे एक बच्चा रचनाशील होता है और उसका आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको कैसे नर्चर करना है, कैसे उसको प्रमोशन देनी है, उसकी क्रिएटिविटी को कैसे इनहेंस करना है, बढ़ाना है, वो चीजें भी आ जाती हैं। थिंकिंग, एक थिंकिंग में आ जाता है क्रिएटिव, ये क्रिएटिविटी से भी जुड़ता है कि थिंकिंग दो प्रकार की हो जाती है क्रिएटिविटी में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, यानी क्रिएटिविटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्रिएटिविटी जो है डाइवर्जेंट है या कॉन्वर्जेंट है, ये भी एक सिद्धांत कई बार एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा ही मिलेगा। यूनिट 7 जो है मोटिवेशन एंड ग्रुप डायनेमिज्म, यानी एक हमारा मनोविज्ञान में आ जाता है मोटिवेशन, यानी प्रेरणा क्या है, तो प्रेरणा का सिद्धांत आ जाता है, मोटिवेशन की थ्योरी। मोटिवेशन एंड लर्निंग, शिक्षा में मोटिवेशन का क्या रोल है, लर्निंग को कैसे बेटर किया जा सकता है, मोटिवेशन जोड़कर अगर लर्निंग को हम देते हैं तो लर्निंग कितनी बेटर हो जाती है वो। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन,
मोटिवेशन के कौन कौन से सिद्धांत हो जाते हैं, मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, कैसे कैसे मोटिवेशन को हम डिवाइन करते हैं, कैसे कैसे ये कार्य करती है बच्चों पे। मैस्लो का सिद्धांत आ जाता है, मैस्लो ने नीड थ्योरी दी है, मांग का सिद्धांत दिया, तो मैस्लो का सिद्धांत आ गया कि मैस्लो का सिद्धांत, एक क्वेश्चन कई बार मैस्लो से आ जाता है। तो उसका हायरार्की ऑफ नीड्स, मांग का सिद्धांत या जरूरत का सिद्धांत हो गया। रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो ये भी जुड़ता है बच्चों से कि क्या रोल रहेगा रिवॉर्ड का, हम उसको अवार्ड करते हैं, उसको अप्रिसिएशन देते हैं बच्चों को, रिवॉर्ड का क्या योगदान है। दंड, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों को डांटना, मारना, पीटना। पनिशमेंट जो रोल है वो किस प्रकार से नेगेटिव हो जाता है बच्चों की, रिवॉर्ड कैसे पॉजिटिव है और पनिशमेंट कैसे नेगेटिव है। लेवल ऑफ एस्पायरेशन, बच्चों में एस्पायरेशन का क्या रोल होता है, उनकी प्रेरणाएं कैसे काम करती हैं। अचीवमेंट, वो बच्चे किस प्रकार से जीवन में बेटर चीज़ों को अचीव करने के लिए किस प्रकार से मोटिवेशन अडेप्ट करते हैं, तो अचीवमेंट में मोटिवेशन का रोल आएगा। टेक्निक्स ऑफ डेवलपमेंट, अचीवमेंट, मोटिवेशन, ऐसे कौन कौन से कार्य रहेंगे, कैसे कैसे हम मेथड रहेंगे टीचर के लिए कि वो मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और बच्चों में लर्निंग को बेटर करता है। मोटिवेशन इन द क्लासरूम, क्लास प्लान में, क्लास रोल में हमारे लिए मोटिवेशन का क्लासरूम में क्या योगदान है, किस प्रकार से मोटिवेशन क्लास को बढ़िया बना देता है, बेटर क्लास बनाता है। कॉन्टेस्ट, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, जब बच्चों में हम प्रतिस्पर्धा को या सहयोग को बढ़ावा देते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है हमें बच्चों में कोऑपरेशन को बढ़ाना होता है और कई बार हमें कंपटीशन को बढ़ाना होता है, तो मोटिवेशन का क्लासरूम में क्या रोल है, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेशन के और कंपटीशन के, यानी हमें प्रतिस्पर्धा को भी देखना है और सहयोग को भी देखना है, दोनों के बीच में तालमेल रखना होता है। लीडरशिप क्वालिटीज, बच्चों में किस प्रकार से नेतृत्व के गुण होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, वो कैसे डेवलप करनी होती हैं। ट्रेड्स, उनके गुण हैं, लीडरशिप ट्रेड्स होते हैं। लीडरशिप स्टाइल, बच्चे किस प्रकार से लीडरशिप को डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से उनका स्टाइल होता है वो। एंड क्लासरूम क्लाइमेट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टीचर के लिए क्लासरूम का जो माहौल हो रहा है या क्लाइमेट है वो कैसे डेवलप किया जाएगा। फिर आया यूनिट 8 में पर्सनैलिटी एंड असेसमेंट, बच्चों का व्यक्तित्व क्या होता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है, और असेसमेंट, जो लर्निंग वो कर रहे हैं, जो लर्निंग सीख रहे हैं वो उसको असेस करना है, किस प्रकार से असेसमेंट होती है, उनको देखना है कि वो सही सीख रहे हैं या गलत सीख रहे हैं, अगर गलत सीख रहे हैं, कमियां आ रही हैं तो उनको इंप्रूव किया जाता है असेसमेंट से। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, पहले पर्सनैलिटी में क्या इसका मीनिंग बनेगा और डेफिनेशन क्या इसके अर्थ बनेंगे, किस प्रकार से पर्सनैलिटी होती है बच्चों की, अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं उसमें। मेजर डिटर्मिनेंट्स, क्या क्या मुख्य कारक होते हैं ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के कितने कारक हैं, कहां कहां से डिफाइन होती है वो चीज। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, कुछ सिद्धांत भी है पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में कौन कौन से हैं वो। टाइप, ट्रेड्स, टाइप एंड ट्रेड्स, यानी इसमें साइको एनालिटिक हो गया, ये भी चीज जुड़ती है, ये पर्सनैलिटी में आएगा सबसे पहले। तो थ्योरीज देख ली, ट्रेड, टाइप और ट्रेड्स में। फिर साइको एनालिटिक में असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हम पर्सनैलिटी को कैसे असेस करते हैं, कैसे मापते हैं। प्रोजेक्टिव मेथड आ गया, फिर इसमें नॉन प्रोजेक्टिव मेथड आएंगे पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव मेथड आते हैं। टेक्निक्स या टीचिंग एप्टीट्यूड्स, तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया कि शिक्षण अभिक्षमता जो है एप्टीट्यूड वो एक इंपॉर्टेंट है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या उसका अर्थ बनेगा, टाइप कितने हैं और मेजरमेंट। टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे डेवलप किया जाएगा और कैसे उसको देखा जाता है, मेजर किया जाता है वो। एटीट्यूड, बच्चों का एटीट्यूड उनका अभिक्षमता के आधार के अलावा जो उनका अनुभव होता है वो कैसे है। इंटरेस्ट, आदतें, उनकी हित जो होते हैं, इंटरेस्ट आदि। कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, इससे जुड़े हुए उनके क्या क्या अर्थ हैं, क्या क्या उसको मेजर किया जाना है, किस प्रकार से। इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी में इनका क्या रोल है, एक टोटल पर्सनैलिटी डेवलप करने में इसका क्या रोल रहेगा। फिर अंतिम में यूनिट 10 आ जाती है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, टीचर से, टीचिंग से जुड़ता है कि किस प्रकार से हमें बच्चों को गाइड करना होता है, काउंसलिंग, उनको रिफॉर्म करना होता है, उनमें कहीं कमियां आती हैं तो काउंसलिंग का मैटर आता है। नेचर, क्या इसका अर्थ है। टाइप्स एंड नीड ऑफ गाइडेंस, जो गाइडेंस हम देते हैं वो क्यों जरूरी है बच्चों के जीवन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, काउंसलिंग क्यों जरूरी है। एजुकेशनल में, वोकेशनल में उनके जीवन को बेटर बनाने के लिए वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, यानी उनको मापना है, व्यक्तिगत आधार पे देखना होता है कि चिल्ड्रन विद काउंसलिंग
नीड्स, कई बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है काउंसलिंग की, उनके अंदर गंभीर दिक्कतें होती हैं, वो चीज़ें, काउंसलिंग की क्या टेक्निक्स हैं, कौन कौन से इसके तरीके बनते हैं, वो चीज़ें, इंडिविजुअल ग्रुप टेक्निक, जो ग्रुप में हम बच्चों को गाइड करते हैं, वो गाइडेंस फॉर द चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। कुछ बच्चे जो हैं जिनमें लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, अधिगम अभिक्षमताएं होती हैं, कमियां होती हैं, तो उनको कैसे डील करना है, कैसे उनको समझाना है, कैसे उनको गाइड करना है, वो अंडर अचीवर एंड गिफ्टेड। तो बच्चों में भी डिफरेंस होते हैं, कुछ अचीवर होते हैं, गिफ्टेड होते हैं उनको, और कुछ डिफिकल्ट होते हैं, पुअर होते हैं या बैकवर्ड स्टूडेंट होते हैं, उनको कैसे डील करना है। तो ये टॉपिक जो है मुख्य रूप से जो हमारे एस्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो जर्नल से टॉपिक डिफाइन किए मैंने, काफ़ी कोशिश की, अलग अलग पॉइंट इकट्ठे किए ताकि आपको एक जगह पर ये पॉइंट मिल जाए। इसके अलावा थिंकर आ जाते हैं, यानी हमारे लिए थिंकर के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से आपको 8, 10, 15 क्वेश्चन तक थिंकर से जुड़े होते हैं, यानी सीधे क्वेश्चन थिंकर, उनकी थ्योरीज, उनके स्टेटमेंट, उनकी जो मुख्य रूप से सिद्धांत था, थ्योरी थी वो, या उनकी बुक, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे थिंकर हैं, स्किनर का आ गया, बीएफ स्किनर का, जीन पियाजे का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जीन पियाजे का, जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका जो संज्ञानात्मक विकास का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जो पार्ट बनेंगे उससे जुड़ते हैं वो, स्पेशली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यानी पियाजे का सिद्धांत आपको 2 क्वेश्चन भी दे सकता है, एक क्वेश्चन आपको कंफर्म रहेगा पियाजे से। कई बार सिगमंड फ्रॉयड का क्वेश्चन आता है, उनका इड ईगो कॉन्सेप्ट से जुड़ता है सिगमंड फ्रॉयड। अल्बर्ट वेंडूरा का क्वेश्चन आ जाता है, ये थिंकर आएंगे, लियोन फेस्टिंगर, ये कम इंपॉर्टेंट है बट फिर भी कई बार पूछ लेते हैं। विलियम जेम्स का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार उनके स्टेटमेंट आ जाते हैं। इवान पावलोव का आ जाता है, कार्ल रोजर का आ जाता है। फिर इसके अलावा जो मेन थ्योरीज बनती हैं हमारे लिए वो देख लेते हैं, फेमस साइकोलॉजी एंड थ्योरीज। मैरी आइंसवर्थ की जो अटैचमेंट थ्योरी आएगी, मैरी आइंसवर्थ की थ्योरी आती है अटैचमेंट, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको हल्की सी ये थ्योरी पढ़ लेनी है। फिर से बहुत कम इंपॉर्टेंट है सोलोमन एस की कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट, ये कम इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने डिफाइन कर दी। अल्बर्ट वेंडूरा का काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत बनता है, अल्बर्ट वेंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वेंडूरा का, कैसे कैसे पॉइंट बनेंगे ये आपको एक बार जरूर रीड करें इसे। जॉन वाउल्बी का अटैचमेंट थ्योरी आएगी जॉन वाउल्बी की, वो भी इंपॉर्टेंट है। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट बनता है। एरिक एरिक्सन का थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये भी एरिक्सन की जो थ्योरी आती है उससे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। सिगमंड फ्रॉयड मैंने पहले बोल दिया, अब सिगमंड फ्रॉयड में आएगी साइकोडायनेमिक या साइको एनालिसिस थ्योरी आती है सिगमंड फ्रॉयड की, तो उनका साइको मनो जो विज्ञान में आ जाता है उससे भी जुड़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट सिद्धांत है, तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया नैतिक विकास का सिद्धांत, यहां से एक क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था, कभी प्री या पोस्ट कन्वेंशनल या कन्वेंशनल स्टेज से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। डेविड कॉल्ब का कम इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल थ्योरी उन्होंने दिया है, तो कॉल्ब के सिद्धांत से भी कई बार पूछ लेते हैं। मैस्लो का, अब्राहम मैस्लो का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो हायरार्की ऑफ नीड्स, उनका मार्क का सिद्धांत है, नीड का सिद्धांत है, वो पूछ लिया जाता है। स्टैनले मिलग्रम, ये कम इंपॉर्टेंट है, तो ऑबिडेंस एक्सपेरिमेंट, ये इनका कम इंपॉर्टेंट रहेगा। इवान पावलोव का कंडीशनिंग या कंडीशन थ्योरी, अनकंडीशन जो रिस्पॉन्स आते हैं उससे क्वेश्चन आ जाता है, तो कंडीशनिंग में पावलोव का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जीन पियाजे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कार्ल रॉजर्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो रॉजर की एक थ्योरी में आ जाता है कार्ल रॉजर की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, वो भी पॉइंट आ जाता है कहीं पर। स्किनर आ जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, तो बीएफ स्किनर का सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये भी देख लेना है, कई बार आ जाता है इनसे। और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए थॉर्नडाइक, यानी एडवर्ड थॉर्नडाइक का ऑपरेंट
या थॉर्नडाइक की लर्निंग के उसमें आ जाता है सिद्धांत में, तो वो तो टोटल आएगा। बाकी इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ जोड़ रखा है विद बिहेवियर, यानी थॉर्नडाइक का बिहेवियर के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया है ऑपरेंट के साथ। वो वैसे टोटल में थॉर्नडाइक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेव वाइगोट्स्की, यहां पर सोशो कल्चर थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट बनती है। लेव वाइगोट्स्की का एक से क्वेश्चन जो है थ्योरी से जुड़ता ही जुड़ता है, तो वाइगोट्स्की का सोशियो कल्चर, सोशल कल्चर में आ जाता है थ्योरी में, ये भी लेव वाइगोट्स्की। जॉन वाटसन, क्लासिकल कंडीशनिंग विद बिहेवियरलिज्म, तो वाटसन का सिद्धांत में कई बार कंडीशनिंग से एक पॉइंट आ जाता है, वो भी जुड़ेगा। विलम वुंडट, तो इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म दिया था और फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो एक ही क्वेश्चन आ जाता है वुंडट का कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी थी उसको कैसे इन्होंने स्थापित किया, यहीं से जुड़ेगा इनका। बाकी बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है जिम्बार्डो फिलिप्स का स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, यानी इन्होंने एक सिंपल सा सिद्धांत दिया था, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किए थे, उससे जुड़ता है। तो इस क्लास में यानी इस लेक्चर में मैंने आपको एस्टेट के लिए जो टॉपिक डिफाइन किए, और टॉपिक में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट या बहुत सारे टॉपिक बताए आपको कौन कौन से एस्टेट में आपको आ सकते हैं। तो मुख्य रूप से मैंने आपको शुरू से यानी इसके अलग अलग 8-10 टॉपिक बताए मैंने आपको, जो जो टॉपिक इससे जुड़ते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। इसको देख लेते हैं हम हल्का सा स्टार्ट करके। तो यहां पर यानी हमारे लिए जो एस्टेट का पार्ट है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक बनेंगे, तो वो टॉपिक हमारे लिए क्यों जुड़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये सिलेबस डिफाइन किया मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी का। तो ये मैंने तीनों पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए डिफाइन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सजेस्ट किए हैं। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी टॉपिक यहाँ से आएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में अलग अलग एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो इन टॉपिक को आप जर्नली तैयार करें, इन पे ध्यान दें, इनको बुक्स में रीड करें, और मैंने भी पहले लेक्चर बनाए हुए हैं, उन लेक्चर को सर्च करें, आप ढूंढें, और काफ़ी लेक्चर आपको पुराने मिल जाएंगे, उससे रीड करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लिए, एस्टेट 2020 के लिए। तो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।